नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, पाकिस्तान की फायरिंग को करारा जवाब। भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया कि पाक की सिंध रेजिमेंट की 4 चौकियां तबाह कर दी गई हैं। बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर से हम आपको बता रखे हैं। पाक के सीज फायर उल्लंघन का भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की कई चौकियां तबाह की गई हैं। पाकिस्तान की सिंध रेजिमेंट की 4 चौकियां तबाह की गई है। पाकिस्तान की फायरिंग को करारा जवाब भारतीय सेना ने दिया है। पाक की सिंध रेजिमेंट की चौकियों को तबाह किया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं। लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। लगातार पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की कार्रवाई देखने को मिल रही है, जिसका मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना ने दिया है और पाकिस्तान की चौकियों को तबाह कर दिया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं। सिंध रेजिमेंट को भारी नुकसान हुआ है। जवाबी कार्रवाई में ये काम भारतीय सेना के द्वारा किया गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। गोलीबारी का जवाब पाकिस्तान को दिया गया है। तो लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। लगातार पाकिस्तान अपनी नापाक करतूतों को अंजाम दे रहा है। यही वजह है कि भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान की चौकियों को तबाह कर दिया है। तो भारी नुकसान पाकिस्तान को आज झेलना पड़ा है। जिस तरह से लगातार पाकिस्तान अपनी नापाक करतूतों का अंजाम दे रहा है, लगातार पाकिस्तान जिस तरह से सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, गोलीबारी कर रहा है और इस गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना ने देने का काम किया है। पाकिस्तान की चौकियों को तबाह कर दिया गया है। सिंध रेजिमेंट की 4 चौकियों को तबाह किया गया है। आपको बता दें, भारी नुकसान सिंध रेजिमेंट में पाकिस्तान में हुआ है। जिस तरह से पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था, यही वजह है कि भारत को भी इसका मुंहतोड़ जवाब देना पड़ा है। भारत ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान की सिंध रेजिमेंट को नुकसान हुआ है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं। तो लंबे समय से पाकिस्तान लगातार गोलीबारी कर रहा है और इस गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना के द्वारा दिया गया है। तो भारतीय सेना ने पाकिस्तान के सीज फायर उल्लंघन का करारा जवाब दिया है और कई चौकियों को तबाह कर दिया है। कई सेक्टरों में पाकिस्तान को नुकसान झेलना पड़ा है। सिंध रेजिमेंट में भारी नुकसान पाकिस्तान को हुआ है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो तस्वीरें भी कई निकलकर सामने आने लगी है। कई चौकियां पाकिस्तान की तबाह हो गई है। पीओके में कई इलाके में भारी नुकसान देखने को मिला है। जवाबी कार्रवाई लगातार भारत की तरफ से की जा रही है और यही वजह है कि पाकिस्तान को अब इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। नियंत्रण रेखा पर लगातार पाकिस्तान जिस तरह से गोलाबारी कर रहा था, लगातार पाकिस्तान जिस तरह से सीज फायर का उल्लंघन कर रहा था, यही वजह है कि भारतीय सेना ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया और जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को भी भारी नुकसान झेलना पड़ा है। सिंध रेजिमेंट में भारी नुकसान पाकिस्तान को हुआ है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के 3 जवान भी मारे गए हैं। पाकिस्तान के 7 से 8 जवान घायल बताए जा रहे हैं। पाक की तरफ से कल दिन भर गोलीबारी हुई है। मेंढर के बालाकोट सेक्टर में भी गोलीबारी हुई है। रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया है। भारत के 4 मकानों को नुकसान पहुंचाया गया है। भारतीय सेना के 2 जवान भी घायल हुए हैं।
और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जम्मू से कोमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कोमल, क्या ताजा जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? दीपेश, जिस तरह से हम बात करें, पिछले एक हफ्ते से ही पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन हो रहा था, लेकिन कल सुबह से ही शाम तक ये कंटिन्यूसली फायरिंग चलती रही। सिंध रेजिमेंट के 3 से 4 जवानों को, वहां के जो पाकिस्तान के जवान हैं उनको मारा गया। 7 से 8 लोग उनके जख्मी हैं जो खबर आ रही है। और कुछ चौकियां जो है उनकी बिल्कुल ध्वस्त कर दी गई है। ये बहुत बड़ी कामयाबी जम्मू कश्मीर की सेना को मिली है, क्योंकि पाकिस्तान तो हर बार अपनी नापाक कोशिशों को अंजाम देता है, लेकिन यहाँ से भी उनको बहुत बड़ी कामयाबी, हिंदुस्तान सेना ने जब उनको मुंह तोड़ जवाब दिया तो यहाँ से भी बहुत बड़ी कामयाबी उनको मिली। जिस तरीके से एक हफ्ते से गोलीबारी, छुटपुट गोलीबारी चल रही थी, लेकिन कल सुबह से ही शाम तक गोलीबारी कंटिन्यूसली चलती रही और उसका ये रिजल्ट आया कि वहां पर उनकी चौकियों को ध्वस्त किया गया। सिंध रेजिमेंट के जवानों को मारा गया, उनके कुछ जवान घायल भी हैं। और हर बार वो पाकिस्तान जो है अपनी नापाक कोशिशों को अंजाम देता है, हर बार हिंदुस्तान की सेना जो है मुंह तोड़ जवाब देती है। लेकिन अब चूंकि पुलवामा अटैक की पहली भर्ती भी आने वाली है, हालात धीरे धीरे पटरी पर आ रहे हैं, हालात सुधर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में इंटरनेट की बहाली हो गई है, अब स्थिति नॉर्मल स्थिति में हालात आ चुके हैं, उसके बावजूद भी वो अपनी कोशिशों को अंजाम देते जा रहा है। बौखला गया है। धारा 370 हटी थी, पाकिस्तान तभी से बौखला गया था, लेकिन उसकी बौखलाहट जो है अभी कम नहीं हुई है। ये यहाँ से साफ दिखता है। पिछले एक हफ्ते से वो फायरिंग कर रहे हैं, लेकिन कल की जो पूरे दिन की उनकी बौखलाहट थी, इससे साफ नजर आ रहा है वो कहीं ना कहीं और ज्यादा बौखला चुके हैं, क्योंकि स्थिति नॉर्मल हो रही है जम्मू कश्मीर की, हालात पटरी पर आ रहे हैं, इंटरनेट की सुविधाएं बहाल कर दी गई हैं। तो बहुत कुछ जब सामान्य हो रहा है यहाँ पर, तो वो शायद स्थिति को खराब करने के लिए पाकिस्तान बार बार अपनी नापाक कोशिशों को अंजाम दे रहा है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया, देश की जिस तरीके से उनकी चौकियों को ध्वस्त किया है, सिंध रेजिमेंट के जवानों को मारा गया है, उनके कुछ जवान घायल भी है, तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी जम्मू कश्मीर, हिंदुस्तान की सेना को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। क्योंकि हर बार जब पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पर फायरिंग होती है तो कई बार हमारे जवान घायल हो जाते हैं, कई बार हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, लेकिन इस बार मुंह तोड़ जवाब ऐसा मिला कि वही घायल हुए हैं और वही मरे हैं। बिल्कुल, तो बड़ी कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिली है, बड़ी जवाबी कार्रवाई भारतीय जवानों की तरफ से, जाबाजों की तरफ से यहाँ पर की गई। बहुत बहुत शुक्रिया कोमल इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, खबर होशंगाबाद से। अवैध रेत खदान पर छापामार कार्रवाई की गई है। कंप्यूटर बाबा ने प्रशासन के साथ छापा मारा है। 3 ट्राला और 1 हाईवा यहां से जब्त किया गया है। तवा नदी के जासलपुर घाट पर देर रात ये कार्रवाई देखने को मिली है। नदी में जेसीबी से खनन हो रहा था। 2 जेसीबी मौके से लेकर अवैध खननकर्ता भागने के लिए गए। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं। एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिली है। कंप्यूटर बाबा एक्शन में नजर आए हैं और उन्होंने इस पूरे मामले में प्रशासन के साथ कार्रवाई को अंजाम दिया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र कौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, किस तरह की शिकायत मिली थी बाबा को? जी दीपेश, यदि होशंगाबाद की रेत खदानों की बात की जाए तो अक्सर अवैध खनन की शिकायतें सामने आती रही हैं। कंप्यूटर बाबा जब कहीं जिले में कार्रवाई करते हैं किसी दूसरे जिलों में, तो उसे भी व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं। तो लगातार होशंगाबाद के व्हाट्सएप ग्रुप्स पर बाबा से मांग की जा रही थी कि होशंगाबाद में भी छापामार कार्रवाई करें। तो कल रात में अचानक कंप्यूटर बाबा होशंगाबाद पहुंचे और जासलपुर घाट पे जो रेत का अवैध खनन चल रहा था वहां छापामार कार्रवाई की गई है। इस दौरान 3 ट्रॉला, ये जो तीनों ट्रॉले पकड़ाए हैं दीपेश, ये तकरीबन 18 से 20 चक्के के ट्रॉले हैं, बेहद बड़े ट्रॉले हैं। बड़ी मात्रा में अवैध खनन किया जा रहा था। 1 हाईवा, 1 लोडर भी जब्त किया है और इस दौरान 2 जेसीबी लेकर के, जो जेसीबी चालक थे अवैध खनन कर रहे थे, वो जेसीबी लेकर के फरार भी हो गए थे। कि आखिर नर्मदा न्यास के जो प्रमुख हैं कंप्यूटर बाबा, वो तो इस पूरे मामले को लेकर काम कर ही रहे हैं, लेकिन प्रशासन पर अब सवाल उठते हैं कि प्रशासन के यहाँ पर उदासीन बना हुआ था, जो कार्रवाई अब तक देखने को नहीं मिल रही थी। जी निश्चित तौर पर यदि होशंगाबाद की सड़कों का मुआयना किया जाए तो देर रात सैकड़ों वाहन अंधाधुंध गति से ओवरलोड करते हुए निकलते हैं। प्रशासन की कार्रवाई लगातार सिफर रही है रेत खनन के मामले में, अवैध रेत परिवहन के मामले में, और इस प्रकार की लगातार शिकायतें आ रही हैं कि जिले में बड़ी मात्रा में अवैध खनन चलता जा रहा है। तो कल कंप्यूटर बाबा पहुंचे और उन्होंने खुद छापामार कार्रवाई की। कल दोपहर में एसडीएम अकेले गए थे और बेरंग वापस लौटे आए। इस प्रकार की प्रशासन की कार्रवाई होती है कि प्रशासन की या तो सूचनाएं लीक हो जाती हैं छापामार कार्रवाई की,
या फिर इन्हें कुछ मिलता नहीं है। कोई मिली भगत तो नहीं? जी, कोई मिली भगत तो नहीं? दीपेश, मिली भगत के बारे में तो फिलहाल कुछ कहना संभव नहीं होगा, लेकिन अक्सर ये बात सामने आएगी कि जब भी प्रशासन या पुलिस कार्रवाई करती है तो मौके पर कोई भी इस प्रकार का इलीगल माइनिंग का सीन वहां नहीं मिलता है। चलिए, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी शैलेंद्र बता रहे हैं कि लंबे समय से बाबा से मांग की जा रही थी कि होशंगाबाद क्षेत्र में भी लगातार अवैध उत्खनन चल रहा है। एक बार आप यहाँ पर भी आइए। और जब बाबा पहुंचे तो उन्होंने ताबड़तोड़ आधी रात में ही छापा मारा प्रशासन के साथ और कार्रवाई की। तब जाकर यहाँ से ये 3 ट्राला और 1 हाईवा जब्त किया गया है। 2 जेसीबी मौके से लेकर अवैध खनन जो कर रहे थे खननकर्ता वो भाग निकले। और बड़ी खबर भोपाल से मिल रही है। मध्य प्रदेश में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की तैयारी है। सीएम कमलनाथ बड़ी प्रशासनिक सर्जरी कर सकते हैं। कई विभागों के प्रमुख सचिव और कलेक्टर भी बदले जाएंगे। आईएएस आईपीएस अधिकारियों के तबादले होंगे। गोपाल रेड्डी को हो सकता है कि नया सीएस बना दिया जाए। जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव के एम गोपाल रेड्डी मौजूदा सीएस 31 मार्च को रिटायर को रखे गए। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन का फैसला होगा। 29 फरवरी तक आवेदन बुलाए गए हैं। स्क्रूटनी की प्रक्रिया मार्च तक पूरी हो सकती है। तो ये बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की तैयारी अब मध्य प्रदेश में चल रही है। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजना, बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की ओर इशारा किया जा रहा है, आखिर क्या मुख्य उद्देश्य हो सकता है? दीपेश, अधिकारियों और मंत्रियों के बीच में जिस तरह से अनबन की खबरें आ रही थी, ऐसा कहा जा रहा था कि बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जहां पर मंत्रियों के उनके प्रमुख सचिव से पटरी नहीं बैठ रही है। तो ऐसे में अब एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी मध्य प्रदेश में की जानी है और खुद मुख्यमंत्री कमलनाथ वो प्रशासनिक सर्जरी करेंगे, क्योंकि चाहे मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी की बात हो या फिर मंत्री ओमकार सिंह की बात हो, इनके जो भी प्रमुख सचिव हों, चाहे वो दीपाली रस्तोगी या फिर मनीष रस्तोगी हैं, इन सारे अधिकारियों के साथ मंत्रियों की पटरी नहीं बैठ रही है और कहीं ना कहीं जो योजनाओं का क्रियान्वयन है उसमें जरूर मुश्किलें आती है। तो इसको लेकर अब एक तरह से मंथन ये किया जाएगा कि इस तरह के अधिकारियों को उन विभागों में भेजा जाएगा जहां पर मंत्रियों की भी सहमति होगी और दूसरी तरह इस तरह के वाद विवाद की खबरें बार बार सामने नहीं आएंगी। तो इसको लेकर अब एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी मध्य प्रदेश में होने जा रही है और इसमें जो अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने को इच्छुक हैं उनको भी प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाएगा और उसके बाद जो पद खाली होंगे उनमें से इधर उधर किया जाएगा। ना सिर्फ आईएएस अधिकारी बल्कि आईपीएस अधिकारियों के भी इसमें बड़े स्तर पर तबादले हो सकते हैं, क्योंकि कुछ अधिकारी जहां रिटायर होने की कगार पर हैं तो वहीं कुछ प्रमोट होकर दूसरे विभागों में पहुंच गए हैं। तो खाली जो पद हो चुके हैं उस पर दूसरे अधिकारियों को रखा जाएगा और इस तरह के इस पर प्रशासनिक सर्जरी होगी कि अब शायद ये अनबन की जो खबरें जिस तरह की निकलकर सामने आती हैं वो सामने ना आए और जो विकास का काम है वो सुचारू रूप से चलता रहे। वही दूसरी तरफ 31 मार्च को मुख्य सचिव एसआर मोहंती का कार्यकाल पूरा हो रहा है। ऐसे में उनके कार्यकाल पूरा होने से पहले मध्य प्रदेश के लिए जो मुख्य सचिव है उनका नाम फाइनल हो जाएगा। ऐसा लगभग माना जा रहा है कि एम गोपाल रेड्डी जो कि अभी अपर मुख्य सचिव हैं वो मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव हो सकते हैं और इसको लेकर भी जब बैठक होगी तो इसमें इस नाम पर भी विचार विमर्श किया जाएगा, बातचीत होगी। हालांकि ये तय माना जा रहा है कि अगले मध्य प्रदेश के जो मुख्य सचिव हैं वो एम गोपाल रेड्डी ही मध्य प्रदेश के होंगे। तो इसको लेकर भी लगातार विचार किया जाएगा, बैठक भी की जाएगी और खुद मुख्यमंत्री कमलनाथ इस नाम को तय करेंगे। हालांकि तैयारियां अगर कहें तो पूरी तरह से हो भी चुकी है। सिर्फ एक बड़ी प्रशासनिक तैयारी, प्रशासनिक सर्जरी की यहाँ पर तैयारी, यानी प्रशासनिक सर्जरी को अब अंतिम रूप देने की यहाँ पर तैयारी की जा रही है। दीपेश, बिल्कुल, चलिए, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया रंजना इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारी सहयोगी बता रहे हैं कि एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की तैयारी मध्य प्रदेश में है और सीएम इस प्रशासनिक सर्जरी को करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, कलेक्टर का पदनाम जल्द बदलने की तैयारी में भी सरकार है। राज्य सरकार ने 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है। अपर मुख्य सचिव आईसीपी की अध्यक्षता में ये कमेटी बनी है। 5 सदस्यीय कमेटी कलेक्टर का नाम जो है, पदनाम जो है वो अब तय करेगी। कोई नया पदनाम उसके लिए रखा जाएगा। कमेटी मंथन और अफसरों से सुझाव लेकर प्रस्ताव बनाएगी। नया नाम तय करने की अब ये कवायद मानी जा रही है। नाम तय होने के बाद सीएम कमलनाथ को प्रस्ताव देंगे।
सीएम ने कलेक्टर का पदनाम बदलने की मंशा जाहिर की थी और यही वजह है कि अब वो पदनाम बदलने की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो रंजना लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं और उन्हीं से जानते हैं। रंजना, सीएम ने अपनी मंशा जाहिर की थी, क्या लग रहा है कब तक ये पूरी कवायद देखने को मिलने वाली है? जी दीपेश, बिल्कुल मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जब पदभार ग्रहण किया था, यानी जब वो सत्ता में आए थे, तभी उसके 1 महीने बाद ही उन्होंने ये कहा था कि कलेक्टर का नया पदनाम सोचा जाए, नया पदनाम तैयार किया जाए। हालांकि अब पूरा 1 साल से ज़्यादा का लंबा वक्त बीत चुका है और उसके बाद अब तक जो पदनाम को लेकर ना तो अब तक कमेटी गठित हुई थी और ना ही कुछ हुआ था, लेकिन अब 5 सदस्यीय कमेटी भी गठित हो गई है। यानी कि जो केसरी हैं उनकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी बनी है, जिसमें अधिकारी भी हैं और उस कमेटी की आज पहली बैठक भी होने जा रही है, जिसमें ना सिर्फ कलेक्टर के पदनाम को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा, मंथन भी किया जाएगा, बल्कि इस कमेटी के अलावा जो दूसरे अधिकारी हैं उनसे भी नामों को लेकर सुझाव माने जाएंगे कि आखिर वो किस तरह का नाम कलेक्टर को लेकर पदनाम जान रखते हैं और इसको लेकर उनसे सुझाव भी मांगे जाएंगे। और इसके बाद जो पदनाम को लेकर जो प्रस्ताव है वो तैयार किया जाएगा और वो प्रस्ताव फिर मुख्यमंत्री कमलनाथ के पास भेजा जाएगा और उनके 3 से 4 नाम पदनाम अगर कहे तो कलेक्टर को लेकर इसमें भेजे जाएंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ ही इस पदनाम को फाइनल करेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि अब जिस तरह से कवायद शुरू हो चुकी है कलेक्टर के पदनाम को लेकर, तो जल्द ही घोषणा हो सकती है। माना जाए कि 15 दिन से लेकर 1 महीने के भीतर ही शायद इस पदनाम की घोषणा हो जाए, क्योंकि कमेटी की बैठक होने वाली है और इसमें नामों पर ना सिर्फ मंथन होगा बल्कि अधिकारियों से सुझाव भी मांगे जाएंगे। दीपेश, चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारी सहयोगी बता रही है कि अब तैयारी लगभग तेज गति दिखाई दे रही है। इस प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं। उज्जैन में आज बीजेपी का मार्च देखने को मिलने वाला है। शाहीन बाग की तरह उज्जैन के बेगम बाग में सीएए के विरोध में करीब 15 दिन से धरना लगातार जारी है। इस धरने की वजह से महाकाल मंदिर का रास्ता प्रभावित हो रहा है। आज उज्जैन में इन सब मुद्दों को लेकर प्रदेशाध्यक्ष राकेश सिंह की अगुवाई में बीजेपी मार्च करेगी। चलिए, फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरदार से 2 पक्षों में विवाद को क्या जमकर लाठी डंडे चले और धारदार हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया। 5 लोग इसमें घायल बताए जो रखे हैं। एक गंभीर घायल को इंदौर रेफर किया गया है। दरअसल होली का डांडा लगाने की बात पर विवाद हुआ और विवाद इस कदर बढ़ता चला गया कि यहां पर हथियारों का इस्तेमाल विवाद में हो गया। तो ग्राम लबरावदा की ये घटना बताई जा रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं। 2 गुटों में जमकर विवाद हुआ और विवाद मारपीट हाथापाई तक पहुंच गया। यही वजह है कि 5 लोग इसमें घायल हुए हैं। 4 की हालत गंभीर बताई जा रही, माफ कीजिएगा, 1 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे इंदौर रेफर किया गया है। धार मॉब लिंचिंग केस में गिरफ्तारियों का सिलसिला लगातार जारी है। पुलिस ने इस कांड के 3 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अब मॉब लिंचिंग केस में कुल 11 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। धार मॉब लिंचिंग केस के आरोपियों पर पुलिस ने 10-10 हजार का जुर्माना घोषित किया है। पुलिस ने मॉब लिंचिंग की वारदात के वीडियो के आधार पर 30 लोगों को चिन्हित किया। उनमें से अब उनके सभी के फोटो जारी किए गए और पुलिस ने एडवाइजरी भी जारी की है कि अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनमें से गिरफ्तारी का सिलसिला लगातार जारी है। प्रदेश में पहली बार 9 नर्सरियों को 5 स्टार रैंकिंग मिली है। इनमें भोपाल की अहमदपुर नर्सरी भी शामिल है। आखिर क्या खास है नर्सरी में और कैसे ये बन गई है पर्यावरण बचाव की मिसाल, देखिए इस रिपोर्ट में। नौ नर्सरियों को 5 स्टार रैंकिंग, पहली बार वन विभाग ने की पहल। 9 अलग अलग पैमानों पर की गई रैंकिंग। अहमदपुर नर्सरी को मिली 5 स्टार रैंकिंग। अभी तक आपने हॉस्पिटैलिटी संस्थानों
और सामानों को 5 स्टार रैंकिंग मिलते देखा सुना होगा। लेकिन मध्य प्रदेश के वन विभाग ने अनोखी पहल करते हुए पहली बार चुनिंदा नर्सरियों को 5 स्टार रैंकिंग दी है, जिसमें भोपाल की अहमदपुर नर्सरी भी शामिल है, जो देखने में दूसरी सामान्य नर्सरियों की तरह ही दिखती है। लेकिन यहाँ के प्रबंधन की कोशिशों और वैज्ञानिक मैनेजमेंट के चलते ये अब पर्यावरण को बचाने की मिसाल बन गई है। नर्सरी में दर्जन भर से ज्यादा प्रजातियां सहेजी गईं, जो विलुप्त होने के कगार पर थीं। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पे हमने संकटापन्न प्रजातियों के पौधे तैयार किए थे। विलुप्त प्रजाति जो हो रही हैं उनके पौधे तैयार किए थे, उनका निवर्तन किया था। पौधों को विधिवत रूप से जैविक खाद का उपयोग किया है, अपना वर्मी कंपोस्ट खाद, जीवामृत का उपयोग समय समय पर करते रहे हैं, जिससे पौधे बढ़िया स्वस्थ रहे। दरअसल वन विभाग की 171 नर्सरियों में से भोपाल समेत इंदौर, जबलपुर, रतलाम और रीवा की 9 नर्सरियों को 5 स्टार रैंकिंग दी गई है। वहीं 48 को 4 स्टार और 86 को 3 स्टार रैंकिंग मिली है। नर्सरी की रैंकिंग 9 अलग अलग पैमानों पर की गई है। पौधों की अलग अलग वेराइटी और क्वालिटी के चलते अहमदपुर नर्सरी में खरीदारों की भीड़ लगी रहती है। यहाँ पे ये लोग बहुत ज़्यादा अच्छा प्लांटिंग करके छोटे छोटे पौधे बना के देते हैं, और काफ़ी कम रेट पे। आप बाहर जाओगे ना तो बहुत ज़्यादा रेट पे 40, 50, 80, 100, 200 में, यहाँ आपको 10, 15, 20 रुपीज़ में आपके बजट में काफ़ी अच्छे प्लांट्स मिल जाते हैं। भोपाल की अहमदपुर नर्सरी न सिर्फ हरियाली बढ़ाने में मददगार साबित हो रही है, बल्कि विलुप्त होते पौधों की प्रजातियों को भी सहेज रही है, जिससे कि वातावरण को स्वच्छ रखा जा सके। ऐसे वक्त में जब एक एक पौधे की कीमत हो, अगर नर्सरियों को होटलों की तरह 5 स्टार रैंकिंग मिलने लगे तो शायद इससे बेहतर और कुछ हो नहीं सकता। राजधानी भोपाल के अहमदपुर की ये नर्सरी उन्हीं 5 स्टार नर्सरियों में है जो पौधों को सहेजने का एक बेहतर काम कर रही है। कैमरामैन अजय के साथ सरस श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। अगर सोच हटके को और लगन को तो रेगिस्तान में भी फूल खिल ही जाया करते हैं। ऐसे में फिर बैतूल में रसीली स्ट्रॉबेरी की खेती कौन सी दूर की कौड़ी थी। किसान नवनीत ने भी यही किया और नतीजा आज सबके सामने है। लाल लाल सुर्ख स्ट्रॉबेरी, आखिर कौन होगा जिसके मुंह में इन्हें देखकर पानी ना आ जाए। और देखिए जरा पूरे खेत में कैसे ये स्ट्रॉबेरीज अपने लाल सुर्ख रंग पर इतरा रही हैं। लेकिन इस सब के पीछे है कुछ हटकर करने की सोच, लगन और सब्र। क्योंकि वैसे तो बैतूल में सोयाबीन, गन्ना, गेहूं जैसी फसलें ली जाती हैं, लेकिन नवनीत वर्मा कुछ अलग चाहते थे और नतीजा हम देख ही रहे हैं। अनाज वाली जैसे गेहूं, सोयाबीन है, इनके बहुत ज़्यादा दाम नहीं बढ़ेंगे या बहुत ज़्यादा इनसे मुनाफा नहीं मिलेगा। और इनमें हर 3-4 महीने में क्रॉप निकलने के बाद कल्टीवेशन करना है, खेत बनाना है, ये सारी चीज़ें महंगी पड़ती हैं। तो आप थोड़ी सी जगह में फार्मर कुछ इस टाइप की चीज़ें लगाएं जिससे रेट जिसके काफ़ी महंगी बिकें और अच्छा प्रॉफिट हो। नवनीत ने शुरुआत छोटे स्तर पर की। साल 2019 में 300 पौधे प्रयोग के तौर पर लगाए और सफलता ऐसी मिली कि इस बार उनके फार्म हाउस में 2000 पौधे लगे हैं। और तो और मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी ऐसी कि हाथों हाथ फार्म हाउस से ही खरीदार खरीदी कर रहे हैं। ये 2-3 वर्षों से मैंने सोचा है कि अगर हमें कुछ लीक से हटके करना है, जो परंपरागत खेती से हटके करना है, तो उसमें हमें कुछ नए क्रॉप्स पे जाना पड़ेगा और अपने यहाँ का बैतूल का। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना की खबरें लगातार जारी हैं।